हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ज़बरदस्त हो गए। तो फाइनली सुनने में आ रहा है, ऐसी न्यूज़ेस सुनने को मिल रही हैं। फाइनली पीस 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 कुछ ऐसा सुनने को मिल रहा है, तो अच्छी फीलिंग आ रही है, जैसे ना सांस खुल के आ रही है। तो जो 12 दिन से जो ये वॉर चल रही थी ईरान और इसराइल के दरमियान में, डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि जी सीज़ फायर जो है वो यस हो रहा है, काम ओके हो रहा है, तो चीज़ें जो हैं बेहतर हो रही हैं। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये जंग में या इन चीज़ों में कुछ रखा है। बाकी आरजे रौनक सर की आज हम ये वीडियो देखने जा रहे हैं और उन्हीं की ज़ुबानी हम जानते हैं इसके बारे में टोटल डिटेल्स, कि क्या जो है बातशात हुई है, क्या चीज़ें जो हैं वो हुई हैं, और क्या वाकई ऐसा हो गया है, क्या चीज़ है। ईच एंड एवरीथिंग हम सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहना। बाकी जो लोग हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर ही, लेट्स गो। तो दोस्तों, आखिरकार 12 दिन की लड़ाई के बाद इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर हो गया है। बड़ा सवाल हर किसी के जहन में यह है कि आखिर इस वॉर का हासिल क्या हुआ है, इस युद्ध में जीत किसकी हुई है। क्या इजराइल ने अपने सारे गोल्स अचीव कर लिए? क्या ईरान अब वाकई न्यूक्लियर बम बनाना छोड़ देगा? और क्या अमेरिका और ईरान के बीच रिश्ते नॉर्मल हो पाएंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है। हम कोशिश करेंगे अगले कुछ मिनटों में 12 दिन की इस लड़ाई के एक एक एंगल की जानकारी आपको दें। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। सबसे पहले बात करते हैं सीज फायर की। तो हुआ ये कि 24 जून की सुबह अमेरिका के बड़बोले राष्ट्रपति अमेरिकी सोशल मीडिया हैंडल ट्रुथ सोशल पर उन्होंने लिखा कि आखिरकार इजराइल और ईरान में सीज फायर हो गया है। ट्रंप ने इजराइल और ईरान दोनों देशों का एक तरह से मजाक उड़ाते हुए ये लिखा कि ये दोनों देश एक साथ मेरे पास आए और बोले कि हमें पीस चाहिए। मैंने कहा, इससे अच्छी बात मिडिल ईस्ट के लिए और क्या हो सकती है। ट्रंप ने ईरान का भी मजाक उड़ाते हुए लिखा कि ईरान सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उसने कतर में हमारे मिलिट्री बेस पर हमला करने से पहले हमें इसकी जानकारी दे दी। ईरान ने जो 14 मिसाइल्स हम पर दागी थी, उनमें से हमने 13 को हवा में ही खत्म कर दिया। एक मिसाइल जो रास्ता भटक गई थी उसे हमने नहीं मारा और वो अपने आप नीचे गिर गई। ऐसा लिखकर एक तरीके से ट्रंप ने ये प्रूव करने की कोशिश की है कि हमारे सामने ईरान की कौनो औकात नहीं है। उसने सिर्फ दिखावे के लिए हम पर अटैक किया था, लेकिन हमने उस अटैक की हवा निकाल दी। ये ट्रंप बोलना चाह रहे थे। इसके बाद ट्रंप ने कुछ और बकवास की और ये लिखा कि अब इन दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया। लेकिन तभी अमेरिका के ही एक बड़े न्यूज चैनल CNN ने ट्रंप के इस झूठ की पोल खोल दी। CNN ने एक डिप्लोमेट के हवाले से बताया कि ईरान और अमेरिका में ये सीज फायर करवाने में कतर के शेख का बड़ा रोल रहा है। खबर यहां तक है कि जो ट्रंप ईरान और इजराइल में सीज फायर करवाने का दावा कर रहे हैं, खुद उस ट्रंप ने कतर में अमेरिकन बेस पर ईरानी हमलों के बाद कतर के शेख से रिक्वेस्ट की थी कि अमेरिका और ईरान में सीज फायर करवा दो। जिसके बाद कतर के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद अल थानी ने ईरानी हुकूमत से बात की। ईरान ने जब इस पर अपनी रजामंदी दी, तब जाकर ये सीज फायर पूरा हुआ है। मगर ट्रंप तो ट्रंप है, उन्होंने खुद ही सोशल मीडिया पर जाकर ढिंढोरा पीट दिया कि हमने सीज फायर करवाई है। लेकिन ट्रंप के सीज फायर के अनाउंसमेंट के कुछ देर बाद ईरान ने यह साफ कर दिया है कि हमने ऐसे किसी सीज फायर पर साइन नहीं किया है। इसके बाद इजराइल ने बताया कि ट्रंप की इस पोस्ट के बाद ईरान की तरफ से इजराइल पर 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई हैं। इनमें से कुछ मिसाइल्स इजराइल के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में गिरी हैं। जिस टाइम हम ये वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, तब तक उस अटैक में 5 इजरायली लोगों की मौत हो चुकी थी। पूरी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह भर-भरा कर नीचे गिर चुकी थी। मलबे से लोगों को निकाला जा रहा था। मगर इससे पहले इजराइल इस हमले का जवाब देता, तब तक ट्रंप ने एक और पोस्ट करके लिख दिया कि अब सीज फायर लागू हो चुका है। मैंने दोनों देशों से मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी इसका वायलेशन न करे। बस फिर क्या था? इसके बाद पहले नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से पोस्ट आई और फिर इजरायली आर्म फोर्सेस की तरफ से भी पोस्ट आ गई। दोनों ने जो स्टेटमेंट इशू किया है उसमें साफ लिखा है कि हमने इस ऑपरेशन में जो भी सेट टारगेट्स थे वो अचीव कर लिए हैं। हमने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया है, ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया है, उनके मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बर्बाद कर दिया है। बावजूद इसके हम पूरी तरह से अलर्ट मोड पे हैं। ये किसने बोला? ये इजराइल ने बोला। अगर ईरान की तरफ से कोई भी बदमाशी की गई तो इजराइल इसका करारा जवाब देगा। फिर ईरानी मिलिट्री की तरफ से भी स्टेटमेंट आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने यहूदी सरकार से लड़ने में जो ताकत दिखाई है, उसने हमारे दुश्मन को इस सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया है। ये इस्लाम की ताकत है। और उन्होंने आगे ये भी लिखा कि अगर इजराइल ने किसी भी तरह का एग्रेशन दिखाया तो उसको इसी तरह का करारा जवाब दिया जाएगा।
वेल, सीज फायर की इस अनाउंसमेंट के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप से ये पूछा गया कि ये सीज फायर कब तक रहेगा, तो उनका जवाब था हमेशा के लिए। और अपने आप में बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या सच में अब ईरान और इजराइल में परमानेंट सीज फायर हो गया है? क्या ये दोनों देश आपस में कभी नहीं लड़ेंगे? इससे पहले कि इन तमाम सवालों के एक एक करके जवाब दें, आप हमारे टीआरपी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में द रौनक पॉडकास्ट चैनल का लिंक दिया है। हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट को जरूर देखना, सीखने लायक बहुत सारी बातें। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, 11-12 जून को जब इजराइल ने 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट के साथ ईरान पर हमला किया था तो पूरी दुनिया हिल गई थी। पहले दिन के हमले में इजराइल ने ईरान के 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट, ईरान मिलिट्री की पूरी टॉप कमांड और ईरान के तीनों न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि पहले हमले में ही ईरान का गेम हो गया है। उसके अगले कुछ दिनों में इजराइल ने ईरान के एयरबेसेस पर पूरी तरह सुप्रीमेसी अचीव कर ली, उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को बर्बाद कर दिया। तेहरान में हर बड़ी सरकारी इमारत, हर मिलिट्री ठिकाने को इजराइल ने बर्बाद कर डाला। फिर रही सही कसर 22 जून की सुबह हुई जब अमेरिकन स्ट्राइक ने इस कसर को पूरी की, अटैक कर दिया। अमेरिकन B-2 बॉम्बर्स ने ईरान की 3 बड़ी न्यूक्लियर साइट्स पर क्लस्टर बॉम्ब्स गिराकर उसे बर्बाद कर डाला। लेकिन ये कोई छोटा मोटा लेकिन नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद सवाल ये है कि क्या इजराइल और अमेरिका ने ईरान को घुटनों के बल ला दिया? क्या इजरायली और अमेरिकन हमलों के बाद ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कभी दोबारा शुरू नहीं कर पाएगा? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। दरअसल अमेरिका और इजराइल के ईरान पर अटैक करने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि ईरान चोरी छिपे न्यूक्लियर बम बना रहा है और दोनों देश उसे ऐसा करने से रोकना चाहते थे। मगर खुद अमेरिकन एक्सपर्ट्स ये दावा नहीं कर रहे हैं कि अमेरिकन अटैक के बावजूद फॉर्डो साइट्स पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। ईरान तो ये बोल ही रहा है कि हमारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंटैक्ट है, हमने जरूरी कंपोनेंट्स को पहले ही वहां से मूव कर दिया था। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि ईरान के जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए अमेरिका और इजराइल ने उस पर हमला किया था, अगर वो पूरी तरह से सलामत है या यूं कहें कि उसे बनाने के लिए जरूरी सारी चीजें अब भी ईरान के पास मौजूद हैं, तो फिर इजराइल को इस अटैक से मिला क्या? दूसरा सवाल यहीं पर यह आता है कि अगर इजराइल और अमेरिका दोनों ही श्योर नहीं है कि उन्होंने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को बर्बाद कर दिया, तो फिर इतनी जल्दी ये सीज फायर क्यों, ये लड़ाई खत्म क्यों कर दी गई? क्या ये सच है जैसा कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि ईरान ने इस लड़ाई में जिस तरीके से पलटवार किया, उसकी उम्मीद अमेरिका और इजराइल दोनों को नहीं थी? ईरान ने 12 दिन की इस पूरी लड़ाई में 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल पर लॉन्च की थी। 365 के करीब इनमें से इजराइल ने इंटरसेप्ट कर ली थी, लेकिन 30-40 मिसाइलें इजराइल में आकर गिरी थी। अब जो लोग बैलिस्टिक मिसाइल्स के इम्पैक्ट को नहीं जानते, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि इतनी मिसाइलों का किसी देश में गिरने का क्या मतलब होता है। अगर एक भी बैलिस्टिक मिसाइल किसी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग पर गिरती है तो वो पूरी की पूरी इमारत को एक बार में वो मिसाइल गिरा सकती है। तभी आप देखिए, तेल अवीव समेत इजराइल के कई शहरों में ईरान की मिसाइलों ने तबाही मचा ली। अब आप पूछेंगे कि भाई, इजराइल ने तो ईरान में ज्यादा नुकसान पहुंचाया, तो डरना तो ईरान को चाहिए था, फिर इजराइल में इतना पैनिक क्यों हो गया? इसे आप ऐसे समझो ना कि इजराइल में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में आता है, और किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में इस तरह मिसाइलों का घरों पर गिरना, लोगों का मरना कोई नॉर्मल बात नहीं है। ऐसे हर एक हमले के बाद पब्लिक प्रेशर भी बढ़ता है, पॉलिटिकल प्रेशर भी बढ़ता है। दूसरा पॉइंट, ईरान के हमलों के बीच ये खबरें भी लगातार आ रही थी कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम के पास ऐसे हमलों को रोकने के लिए सिर्फ कुछ ही दिनों का असला बचा है। दूसरी तरफ ईरान लगातार ये क्लेम कर रहा था कि भाई, हम तो 2 महीने से 6 महीने तक की लड़ाई का माल लेकर बैठे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 15 दिन लड़ाई और चलती तो इजराइल हथियार डाल देता। हालत तो ईरान की ज्यादा खराब थी। हर दिन उसके एयरबेसेस तबाह हो रहे थे, उसके फाइटर जेट्स को टारगेट किया जा रहा था, उनके 1/3 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर्स बर्बाद हो चुके थे। हालत तो ईरान की ज्यादा खराब थी। बस ये हम जरूर कह सकते हैं कि ईरान ने जिस तरह का अटैक इजराइल पर किया, उससे इजराइल और अमेरिका दोनों ओवरवेल्म्ड हो गए। उन्हें साफ समझ आ गया है कि ये लड़ाई कुछ दिन और चलेगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तीसरी बात, 12 दिन के बाद लड़ाई उस पॉइंट पर पहुंच गई थी जहां इजराइल और अमेरिका दोनों को यह डिसाइड करना था कि अब इस लड़ाई को और कहां लेकर जाना है। हम एक पल के लिए मान भी लें कि दोनों कंट्रीज श्योर हो गई थी कि हाँ भाई, हमने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया। इसके बाद उन्हें खुद से ये पूछना था कि अब इस लड़ाई से और क्या अचीव करना है। इसके बाद इजराइल और अमेरिका चाहते तो खुमैनी का तख्ता पलट कर सकते थे और लड़ाई को तब तक खींचते जब तक कि खुमैनी को या तो मार नहीं दिया जाता या गिरफ्तार वो नहीं हो जाते। पर यह काम इतना आसान नहीं था। रशिया पहले ये कह चुका है कि अगर इजराइल या अमेरिका ने ईरान में तख्ता पलट करने की कोशिश की तो इससे पूरी सिचुएशन और सीरियस हो जाएगी। ऐसा करने के लिए इजराइल और अमेरिका को इराक की तरह जमीन पर अपनी फौजें उतारनी पड़ती। अब ईरान कोई गाजा पट्टी जितना छोटा तो है नहीं। अगर जमीन पर फौजें उतरती तो अमेरिका और ईरान की फौज को बहुत नुकसान उठाना पड़ता।
जब वियतनाम जैसे छोटे से देश में अमेरिका जमीन पर उतरकर वहां की फौज को और लोगों को नहीं हरा पाया, तो ईरान में तो ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल था। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये हो ही नहीं पाता। वैसे अमेरिका ने और इजराइल ने कई बार ये सिग्नल दिए थे कि जब तक खुमैनी को हटाया नहीं जाता तब तक ईरान के साथ रिश्ते नॉर्मल नहीं हो सकते। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, खुमैनी कोई अकेला आदमी तो है नहीं, पूरी की पूरी ईरानी फोर्स उनके साथ खड़ी है। उनके तख्त से पहले बहुत ज्यादा खून खराबा करना पड़ता और इसके लिए इजराइल और अमेरिका दोनों तैयार नहीं थे। इजराइल को हर दिन ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके गिराने में $300 मिलियन खर्च करने पड़ रहे थे। ऊपर से अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर देता तो पूरी दुनिया में तेल के दाम बढ़ जाते। ये बात व्यापारी ट्रंप को हरगिज कबूल नहीं होती। वॉर में कितना खर्चा होता है आप इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि ईरान में न्यूक्लियर साइट्स पर बम गिराने के लिए यूएस ने जिन B-2 बॉम्बर्स को भेजा था, उन 7 बॉम्बर्स को यूएस से ईरान तक आकर जाने में 320 करोड़ रुपए से ऊपर का खर्चा आया। और ये हम सिर्फ एयर फ्यूल की बात कर रहे हैं, इसमें उन बमों की कॉस्ट तो जोड़ी नहीं गई है। इसलिए इन दोनों मुल्कों को लगा कि भाई अभी के लिए ईरान को इतना सबक देना ठीक है और खुमैनी को हटाने का प्लान अभी टाल देना चाहिए। इजराइल और अमेरिका तो क्लेम कर रहे हैं कि उनके जो टारगेट्स थे उन्होंने अचीव कर लिए हैं, पर सवाल ये है कि अब ईरान क्या करेगा? क्या सच में ईरान अमेरिकन प्रेशर में न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा? तो इसका भी जवाब है नहीं। बल्कि इस 12-13 दिन की लड़ाई में ईरान को अच्छे से समझ में आ गया कि भैया अगर हमें सर्वाइव करना है तो जल्द से जल्द न्यूक्लियर बम बनाना ही होगा। इसलिए ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के अपने काम को और तेज कर देगा और कोई हैरानी नहीं होगी कि इस काम में रशिया और चीन पर्दे के पीछे खुलकर उसकी मदद करेंगे। अब तक होता यह था कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नजर रखती और ये चेक करती थी कि कहीं ईरान न्यूक्लियर बम बनाने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा। अब इस वॉर से होगा ये कि ईरान IAEA को अपने देश में घुसने नहीं देगा, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और गुपचुप तरीके से अंजाम देने की कोशिश करेगा। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या ईरान इजराइल को लेकर अपनी सोच बदलेगा? क्योंकि इजराइल अब तक ये इल्जाम लगाता है कि ईरान हुथी, हिजबुल्लाह और हमास के जरिए उस पर हमले करवाता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ईरान अब ये करना बंद कर देगा? तो इसका भी जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। हालांकि इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह को लगभग खत्म कर दिया है, लेकिन इस बात की पूरी उम्मीद है कि ईरान इन प्रॉक्सीज के जरिए इजराइल को लगातार लड़ाई में उलझाकर रखेगा। तो इनमें सवाल ये है दोस्तों कि अगर ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी जारी रखेगा, वो इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर को भी हवा देता रहेगा, तो इन 12 दिनों की लड़ाई में इजराइल और अमेरिका को मिला क्या? इस पर हम इतना ही कह सकते हैं दोस्तों कि इजराइल उन देशों में से है जो अपने दुश्मन से 10 कदम आगे की सोच रखता है। कहने को तो दोनों देशों में सीज फायर हो गया है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि ये लड़ाई कभी खत्म होगी। ये सीज फायर भारत और पाकिस्तान के सीज फायर जैसी ही है। दोनों देश अब भी अलर्ट मोड पे हैं। इजराइल एक सेकंड के लिए भी ईरान से नजर नहीं हटाएगा। दूसरी तरफ ईरान भी जल्द से जल्द चोरी छिपे न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश करेगा। मतलब कोई भी साइड झुकने वाली नहीं है, इसलिए कोई हैरानी नहीं होगी कि अगर बहुत ही जल्द ये लड़ाई किसी और फॉर्म में हमें देखने को मिले। पर फिलहाल अभी के लिए एक इंटरवल तो हो गया है। बाकी आप बताइए, आपको क्या लगता है ईरान और इजराइल की इस लड़ाई में आखिर कौन किस पर भारी पड़ा, जीत किसकी हुई? आरजे रौनक सर सुपर्ब यार, जिस तरह से उन्होंने पूरी चीज़ों को समराइज़ किया है और जिस तरह से हर छोटी छोटी चीज़ को डिटेल के साथ बताया है, वाकई सोचने की बात है। अगर ये 12 दिन के बाद ये वॉर बंद कर दी गई है तो वो 12 दिन इस वॉर का क्या फ़ायदा था? ओके, न्यूक्लियर के चक्कर में कि उन्होंने उनके वो कुछ पॉइंट्स जो थे यूएस और इजराइल ने वो तबाह करने थे, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कर दिए हुए थे, तो फिर भी वो कंफर्म उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि ईरान ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास अभी भी वो सारी चीज़ें हैं, वो सारा सामान है। तो फिर अगर ऐसा है तो फिर ये 12 दिन की वॉर चली क्यों है? अगर और रही सीज़ फायर की, मतलब ट्रंप ने पहले ही उन चीज़ों पे बोल दिया कि सीज़ फायर हो रहा है, रोक दो, दोनों मेरे पास है। मतलब जिस तरह से वो मजाक उड़ा रहे हैं दोनों का, और ईरान का जिस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं चीज़ों को लेकर और बोल रहे हैं उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने ये बात, अंदर की बात तो बताई नहीं कि किया किसने और किसकी वजह से ये जो है सीज़ फायर हुआ, वो भी हमें क्लियर हो गया। और ये क्या चाह रहे थे और क्यों करना चाह रहे थे, और कह रहे हैं कि हम कामयाब हो गए जो हम करना चाह रहे थे। अगर ये कामयाब हो गए हुए हैं तो फिर उन चीज़ों के ऊपर कुछ बात क्यों नहीं? उनके अकॉर्डिंग शायद वो कामयाब हो चुके हुए हैं, लेकिन चीज़ें बड़ी हटके और अलग हैं। और रही सीज़ फायर की बात, ना इसराइल अब ईरान की तरफ से निगाहें साइड पे करेगा, ना ही ईरान, क्योंकि ईरान जितना हम देख रहे हैं, जो चीज़ें देख रहे हैं कि वो उसको वो उस तरफ लगा के ही रखेगा।
कि ये लोग थोड़ा मसरूफ़ रहें इधर जो है वो फ़ाइट में सब कुछ, और न्यूक्लियर जिस दिन रेडी हो गया, काम हो गया, क्योंकि अभी जो हुआ है और ये सारी जो चीज़ें जो रूनुमा हुई हैं, जिस तरह से ये सारे मामलात हुए हैं, अभी तो ईरान की यही कोशिश होनी है जितनी जल्दी हो सके न्यूक्लियर जो है वो बना लें, और दोनों ही एक दूसरे पर बिलीव नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और ये सारा कुछ इतना आसान नहीं है जितना कि यूएस और इजराइल ने सोच लिया हुआ था। उनको लग रहा था, मतलब अटैक भी उन्होंने ज़्यादा किए, सब कुछ उन्होंने किया, जिस तरह से तबाही की, लेकिन फिर भी एकदम से इन चीज़ों को ख़त्म करना, रीज़न क्या था हज़्बुल्लाह को हटाना जी वहाँ पे। लेकिन वही बात है ना, ऐसे बातों से या सोच लेने से तो नहीं होता, चीज़ें जो हैं वो अलग होती हैं, देखने में और करने में बहुत ही डिफरेंट होती हैं। तो बाकी बेस्ट पार्ट इज़ कि चलो सीज़ फायर जो है वो हुआ, कुछ टाइम के लिए ये चीज़ें रुकेंगी, और कहा तो जा रहा है कि ये हमेशा के लिए लगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। बाकी देखते हैं कब तक ये जो है वो सीज़ फायर रहेगा और कब तक ये चीज़ें जो हैं वो रुक जाएंगी, थम जाएंगी, या इसके आगे जो है नेक्स्ट हमें कुछ और, क्योंकि इसराइल भी इस तरह से बैठने वालों में से नहीं है, कुछ ना कुछ उसको भी उलझने और करने की वैसे ही आदत है। तो चीज़ें बाकी आगे आगे रूनुमा होंगी, देखेंगे हम भी, और अगर इससे रिलेट हमें कोई न्यूज़ और कुछ इस तरह से मिलता है इंशाल्लाह लेकर ज़रूर आएंगे। बाकी उम्मीद करती हूँ गाइज़ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी ऐसी वीडियोज़ के साथ हाजिर होते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।